आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 का शीर्षक क्या है? तुम गुरु बनो और मैं चेला। अर्थात किसी एक व्यक्ति को गुरु बनाने की बात हो रही है और कोई एक व्यक्ति चेला बनेगा। तो आदेश ये दिया जा रहा है कि तुम गुरु अर्थात शिक्षक बनो और मैं चेला अर्थात शिष्य बनूंगा। तो इस जो चैप्टर का शीर्षक है, इसका आशय भी है कि तुम शिक्षक बनो और मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा। मैं तुमसे कुछ सीखूंगा और तुम मुझे सिखाओगे। तो यह जो वर्णन है वह गांधी जी का वर्णन है चैप्टर 10 में। तो गांधी जी ने कहा है कि कभी भी किसी से कुछ भी सीखते समय संकोच नहीं करना चाहिए। हमेशा सीखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सीखने का विचारधारा अपने मन में लाना चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ में गांधी जी के जीवन और उनके विचारों की सादगी का वर्णन किया गया है। गांधी जी के जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो उनके महान व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। तो इस पाठ में भी गांधी जी की सरलता, विनम्रता, स्वाभिमान, श्रम के महत्व तथा जातिगत विचारों की उदारता का परिचय मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि जो ये चैप्टर लिखा गया है वह किस समय का है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वह 5 मई 1944 का है। 5 मई 1944 अर्थात 5 मई 1944 का दिन था। भारत छोड़ो, भारत को कौन छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, ऐसा आंदोलन चलाया जा रहा था। गांधी जी पुणे के आगा खां महल में नज़रबंद थे। नज़रबंद का मतलब है उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, वह कैद थे। उनको किसी भी व्यक्ति से न बात करने की परमिशन थी और न लोगों से मिलने जुलने का परमिशन थी। उनको पूर्णतया नज़रबंद कर दिया गया था। आगा खां महल में उन्होंने अपने प्रिय सचिव महादेव भाई देसाई को खोया। अर्थात आगा खां महल में ही उनके जो सचिव थे महादेव भाई देसाई, वो उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी और उनके सामने हुई। किनके सामने? गांधी जी के सामने ही महादेव भाई देसाई की मृत्यु हुई। तो उनको बड़ा ही इस बात का आघात लगा था, बहुत ही दुख हुआ था। आगा खान महल में ही उन्होंने अपने 62 माने 62 बरस की प्रिय जीवन संगिनी माने अपनी पत्नी कस्तूरबा की पवित्र बलि स्वतंत्रता की विधि पर चढ़ाई। अर्थात कहने का आशय है कि आगा खां महल में उनके 2 प्रिय लोगों की मृत्यु हुई। कौन कौन? पहला महादेव भाई देसाई और दूसरा उनकी पत्नी कस्तूरबा। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा। इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर लें और जानें। तो उन्होंने कहा कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने महादेव भाई देसाई, अपने सचिव को भी खोया और अपनी प्रिय जीवन संगिनी कस्तूरबा बाई की भी बलि चढ़ा दी। इन 2 घटनाओं ने उनके तन और मन को पूरी तरह झकझोर डाला, तन और मन को पूरी तरह से दुखी कर दिया। वह एकदम से टूट चुके थे कि हमारे 2 प्रियजन इस आगा खां महल में नज़रबंद होने के समय में मृत्यु को प्राप्त हो गए। सारे देश के भविष्य की चिंता का भार तो बना ही रहता था। मतलब कि पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हो रही थी, आंदोलन जो चलाया जा रहा था, उसकी चिंता तो उनको थी ही, और उसी में उनके सचिव की मृत्यु और उनकी पत्नी की मृत्यु भी उनको एक तरह से झकझोर डाला और उनको बहुत ज़्यादा दुखी बना दिया। ऐसे में उन पर मलेरिया का आक्रमण हुआ और इतनी चिंता का भार लेने के बाद भी वो बीमार पड़ गए। उनको क्या हो गया? मलेरिया हो गया। तेज बुखार रहने लगा और हम सदैव उनको जोरों की बुखार रहने लगे और उनका तबीयत खराब होने लगा। वह कमज़ोर हो गए थे। गांधी जी बहुत कमज़ोर हो गए। देखो, मानसिक आघात की वजह से शारीरिक आघात भी उनको लग रहा था। तन और मन, तन से वह बीमार पड़े और मन से वह पूरी तरह से दुखी हुए। तन में उनको मलेरिया हो गया और मन से उनको भविष्य की चिंता और अपने 2 लोगों की मृत्यु की जो चिंता थी वह उन पर बना रहा। तो इस सब चीज़ की वजह से गांधी जी बहुत कमज़ोर हो गए। गांधी जी की बीमारी और कमजोरी से
अंग्रेज सरकार घबरा गई। अंग्रेज सरकार सोच रही थी गांधी जी तो बीमार हो गए हैं और इतने कमज़ोर भी हो गए, अगर इसी आगा खां महल में ये मर गए या इनको मृत्यु में हो गई तब तो इस पूरे जो देश को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देश में आंदोलन छिड़ जाएगा, देश में विद्रोह की आग फैल जाएगी। तो गांधी जी की बीमारी और कमजोरी से अंग्रेज सरकार घबरा गई। कहीं गांधी जी भी जेल में ही न चल बसें। जैसे उनके प्रिय सचिव मर गए और उनकी प्रिय जीवन संगिनी मर गई, उसी प्रकार से कहीं गांधी जी भी ना इसी जेल में मर जाए। अगर ऐसा हुआ, अगर गांधी जी जेल में मर गए तो क्या होगा, देश में विद्रोह की आग भड़केगी, अर्थात सब लोग बगावत करने पे उतारू हो जाएंगे। सब जगह लड़ाइयाँ, झगड़े, आंदोलन, आगजनी, ये सब शुरू हो जाएगा। किसके विरोध में? अंग्रेज सरकार के विरोध में। और उसे बुझाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि जब सब जगह आंदोलन होने लगेगा तो उसे समझाना, लोगों को उसे बुझाना बहुत ही मुश्किल, असंभव सा हो जाएगा। सरकार ने गांधी जी को मुक्त माने रिहा करने का फैसला माने निर्णय ले लिया। 5 मई 1944 की शाम को एकाएक जेल निरीक्षक, जो जेल के अधिकारी होते हैं, जेल के निरीक्षक कर्नल भंडारी ने उनके कमरे में प्रवेश किया माने कमरे में आए। गांधी जी को प्रणाम करके बोले कि महात्मा जी, कल सुबह 8 बजे आपको जो भी आपने शर्त रखा है उस शर्त के साथ आपको यहाँ से विदा कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से मुक्त कर दिया जाएगा। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? गांधी जी ने बहुत आश्चर्यजनक शब्दों में पूछा, और वो आश्चर्य भी हो रहे थे कि आखिर में ऐसे कर्नल निरीक्षक जो है, कर्नल भंडारी, इनका जो विचार बदल कैसे सकता है। तो उन्होंने कहा कि कर्नल भंडारी, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? कर्नल भंडारी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहे तो तबीयत सुधरने तक पुणे में रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको इच्छा हो कि आपकी तबीयत खराब है और उसको सुधारा जा सकता है और आप ठीक होने तक पुणे में आप रह सकते हैं। कर्नल भंडारी ने गांधी जी से कहा, लेकिन तब मेरे रेल किराया का क्या होगा? उन्होंने कहा कि मैंने जो रेल का किराया, जो अपने टिकट लिया है, उसका क्या होगा? मजाक के लहजे में गांधी जी ने पूछा। गांधी जी कर्नल भंडारी से मजाक कर रहे थे कि जो हमने रेल का टिकट लिया है उसका क्या होगा, उसका पैसा कैसे होगा? किराया पुणे छोड़ते समय आपको मिल जाएगा। कर्नल भंडारी ने कहा कि जब आप पुणे छोड़ेंगे, यहाँ से जब जाएंगे तो आपको किराया मिल जाएगा। तो गांधी जी ने कहा, अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। कर्नल भंडारी ने गांधी जी को प्रणाम करते हुए कहा, मेहरबानी करके अब फिर न आइएगा, देखिए ना चिंता से मेरे बाल कैसे सफ़ेद पड़ गए। कर्नल भंडारी ने मजाक में कहा कि गांधी जी, अब इस आगा खां महल में आप मत आइएगा, क्योंकि मुझे जब तक आप यहाँ रहते हैं मुझे बहुत चिंता लगी रहती है, और चिंता के कारण मेरे जो ये बाल हैं वह सफ़ेद पड़ गए हैं। गांधी जी भी खूब खिलखिला करके हंस पड़े, क्योंकि सब ये मजाक का संवाद चल रहा था, मजाक ही सब चल रहा था। कर्नल भंडारी के जाने के बाद उन्होंने अपनी पोती मनु गांधी को बुलाया और कहा, मनुड़ी, सामान बांधना शुरू कर दे, कल सुबह 8 बजे हम सभी लोग मुक्त हो जाएंगे, ठीक है? अर्थात कर्नल भंडारी के जो आदेश का चर्चा था वो उन्होंने अपनी पोती मनु से कहा, और कहा कि अपना जो भी सामान तुम्हारे पास है उसको बांध ले, कल हम लोग 8 बजे यहाँ से, इस जेल से मुक्त हो जाएंगे, आगा खां महल से हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। मनु गांधी जी की एक एक चीज़ें समेटने लगी। उनकी नज़र एक कोने में रखे दादा के चप्पलों पर पड़ी। अरे, गांधी जी की चप्पल तो टूटी हुई थी, कल वे क्या पहन के जाएंगे? यह सोच करके वह रात ही में चली गई मोची को चप्पल देने के लिए। देखो यहाँ पे देखो, गांधी जी कह रहे हैं इस चित्र में कि मनोड़ी, सामान बांधना शुरू कर दे, कल सुबह हम 8 बजे हम लोग यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, हम लोग यहाँ से रिहा हो जाएंगे। सुबह दादा से पूछे बिना ही, अर्थात गांधी जी से बिना पूछे ही वे बाहर जाकर चप्पल की मरम्मत के लिए मोची को दे आई और मजूरी 8 आने तय की। मजूरी माने दाम, जो चप्पल की बनवाई थी उसका दाम कितना था? 8 आने यानी 50 पैसा।
लौटी तो देखा बापू चप्पल खोज रहे थे। जब वो चप्पल दे करके आई और वापस बापू के सामने जब खड़ी हुई तो देखा कि बापू चप्पल खोज रहे थे। मनु बहन को देखते ही पूछा, मेरी चप्पल कहाँ है मनु? मरम्मत के लिए मोची को दे आई हूँ बापू। उसने कहा कि बापू वो चप्पल टूट गए थे तो मैं मोची को दे आई हूँ बनवाने के लिए। मजूरी कुछ तय की है या महात्मा गांधी की जय? उन्होंने कहा कि तुमने मोची से कुछ मजूरी मतलब उसका दाम बनवाने की कीमत कुछ तय किया है या गांधी जी के नाम पर ही चप्पल दे आई हो? नहीं बापू, 8 आने मजूरी तय की है। उन्होंने कहा 8 आने अर्थात 50 पैसे मजूरी मैंने तय की है। बनवाई, चप्पल की बनवाई, उसी को मजूरी बोलते हैं। चप्पल की बनवाई मैंने 8 आने अर्थात 50 पैसे तय की है। गांधी जी गंभीर हो गए। गंभीर माने गांधी जी उदास हो गए और सोचने लगे कि अरे अब ये 8 आने कहाँ से आएंगे, क्योंकि गांधी जी जेल में तो पैसे कमा नहीं रहे थे, इसलिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन ये 8 आने देगा कौन? न मेरे पास एक फूटी कौड़ी है और न तेरे पास। क्या हम इस बुढ़ापे में जेल अधीक्षक से, वही कर्नल भंडारी से, क्या हम भीख मांगेंगे? मनु के चेहरे पर चिंता की रेखाएं घिर आई। मनु भी थी, वो चप्पल के दाम को देख करके सोचने लगी कि आखिर में वो 50 पैसा सही बात है, आएगा कहाँ से? पैसे कहाँ से दूंगी, इसका तो सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। तब क्या चप्पल वापस ले आऊँ बापू? लेकिन मोची क्या सोचेगा? वह अपने मन ही मन सोची, अगर मैं मोची से चप्पल वापस मांगती हूँ तो मोची क्या सोचेगा कि एक बार चप्पल दे आई और फिर चप्पल वापस मांगने आई हैं और इनके पास जो है 50 पैसे नहीं हैं। इतने में दादा बोल उठे, चप्पल तो वापस ले आ मनु, मैं टूटे चप्पलों से काम चला लूँगा। कि चप्पल अगर टूटी हुई है तो क्या हुआ, मैं टूटे चप्पल पहन करके चल लूँगा, लेकिन तू अपनी चप्पलें, जो तुमने चप्पलें मोची को दे आई है, उसे तू वापस ले करके आ। मनु रुआसी हो गई। मनु का जो मुंह था वो रोने जैसा हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। सहमती सहमती मोची के पास गई। सहमती सहमती माने संकोच में डरती हुई मोची के पास गई। चप्पल अभी नहीं बने हैं बहन। वो सोच रहा था मोची कि यह तो चप्पल बनवाने के लिए दी थी, तो जब बनी हुई चप्पल ये मांगने आई हुई हैं। तो मोची बोला कि अभी चप्पल नहीं बनी है। तो मनु ने भगवान का उपकार माना, भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो अच्छा है कि चप्पल बनी नहीं है, और अगर बन जाती तो उसे 50 पैसे देने ही पड़ते, तो चलो अच्छा ही हुआ। ये बन जाते तो 8 आने कहाँ से चुकाती, तो इसलिए अच्छा था कि चप्पल बना ही नहीं। मोची से उन्होंने कहा, तो वापस दे दे भाई, मुझे नहीं बनवानी चप्पल। वाह, वापस कैसे दे दूँ? यही तो मेरी पहली बोहनी है। पहली बोहनी का मतलब पहला ग्राहक जो कोई काम देने आया है और उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा। तो जो मोची का पहला काम था वह था गांधी जी की चप्पल का काम, और उससे उनको 8 आने मिलने वाला था, 50 पैसा मिलने वाला था। तो यही उनकी पहली बोहनी थी। यह एक नई मुसीबत खड़ी हुई। क्या नई मुसीबत? कि मोची जो है चप्पल देने को तैयार ही नहीं था। अगर वो यह सुन जाता कि यह चप्पल गांधी जी की है, फिर तो वो एकदम नहीं देता, क्योंकि सब लोग गांधी जी को बहुत प्यार करते थे, सब लोग गांधी जी की बड़ी इज्जत करते थे। फिर भी जी कड़ा करके बोली, थोड़ा सा कड़े होकर के बोली, थोड़ा सा डांट करके बोला, चप्पल गांधी जी के हैं, वे वापस मांगते हैं। तब तो मेरे भाग्य ही खुल गए। मोची बोलता है, तब तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं अपने महात्मा जी के चप्पल फ्री में बनाऊंगा और इसके पैसे भी नहीं लूँगा। अब तो मैं ज़रूर महात्मा जी के चप्पल को बनाऊंगा। चप्पल मैं वैसे ही बना दूंगा, लेकिन वापस नहीं करूंगा। मोची खुश होकर के बोला, अरे क्या बात है, ये तो गांधी जी के चप्पल हैं, मैं तो ऐसे ही बना दूंगा, लेकिन मैं चप्पल तुमको वापस नहीं दूंगा। उसने किससे कहा? मनु से कहा। अब क्या होगा? मनु सोचने लगी, अब क्या होगा। आखिर मनु बहन समझा बुझा करके मोची को अपने दादा के पास ले आई। देखो, मोची जो है चप्पल देने को तैयार नहीं, और गांधी जी जो हैं, गांधी जी के पास 50 पैसे नहीं कि वो चप्पल की बनवाई दे सकें। तो दोनों के बीच में अब ये हुआ कि मनु बहन जो है मोची को ही गांधी जी के पास लेकर के आई। दादा दूध से स्वच्छ गद्दी पर बैठे अंग्रेज मुलाकातियों से भारत और संसार के विषय में चर्चा कर रहे थे। ये देखो चित्र में गांधी जी एकदम सफ़ेद, एकदम वाइट जो चादर है उस पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सब अंग्रेज सरकार है,
और यहाँ पे सबके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पोती ने सारा किस्सा दादा को सुनाया। ये उनकी पोती आई और मोची को साथ में लेकर के आई है और गांधी जी को सारी बात बताई। गांधी जी ने मोची से कहा, तुम मुझे चप्पलों की मरम्मत करना सिखाओगे। अब यहीं पे देखो कि गांधी जी मोची को गुरु बना रहे हैं और खुद चेला बन करके चप्पलों की मरम्मत करना सीख रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे चप्पलों की मरम्मत करना अर्थात चप्पल कैसे बनेगी यह हमको सिखा दो। आओ यहाँ मेरे पास बैठो, तुम मेरे गुरु बनो, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। गांधी जी ने कहा कि तुम मेरे पास आकर मेरे करीब में बैठो और मुझे सिखाओ कि चप्पल कैसे बनता है। मोची चकराया, मोची को बड़ा संकोच आया, मोची को बड़ा आश्चर्य हुआ। मोची बहुत ही संकोच में था कि मैं कैसे गांधी जी के बराबर में बैठूं। गांधी बापू चप्पलों की मरम्मत करेंगे, वह सोच करके उसको आश्चर्य होने लगा कि इतना महात्मा आदमी क्या चप्पलों की मरम्मत करेगा। आओ आओ, संकोच मत करो। गांधी जी ने कहा कि आओ मेरे पास आओ, संकोच मत करो। मोची जो जब देखा कि साफ सुथरी दूध से एकदम स्वच्छ गद्दी पर महात्मा जी के बराबरी में मैं कैसे बैठ सकता हूँ, वह खुले फर्श पर बैठने लगा। जैसे फर्श था और उस पर कुछ नहीं बिछा था, उसी पर मोची बैठने लगा। गांधी जी ने आग्रह किया, गांधी जी ने उससे निवेदन किया, उसको कहा कि मेरे पास आकर के बैठो, वहाँ फर्श पर मत बैठो। मोची का संकोच मिट गया। जब वह गांधी जी के पास बैठा तो उसका संकोच जो है वो खत्म हो गया। उसने थैली से औजार निकाले, वह बापू को मरम्मत की कला सिखाने लगा। मोची अपने थैली से जो जो चप्पल बनाने का औजार था, सुई है, धागा है और जो चीज़ हथौड़ी वगैरह है, जो भी चीज़ था वो अपने थैली से निकाला और बापू को चप्पल बनाना सिखाने लगा। जैसे किसी नौसिखुए माने नया नया सीखने वाला, जैसे किसी नौसिखुए को वह सिखा रहा था। आपको शायद पता नहीं है, गांधी जी बहुत ही अच्छी चप्पल बनाया करते थे और लेकिन वो मोची के सामने एकदम नहीं ये शो कर रहे थे कि उन्हें चप्पल बनानी आती है। तो इसी तरह एकदम नौसिखुए की तरह, जैसे नया नया चप्पल उन्होंने कभी बनाया वो देखा ही ना हो, ऐसे नौसिखुए की तरह वो चप्पल बनाना सीख रहे थे और मोची उन्हें सिखा रहा था। उस बेचारे को क्या पता है कि उनका यह चेला, उनका यह शिष्य किसी ज़माने में बड़े अच्छे चप्पल बना लेते थे। मतलब गांधी जी बहुत अच्छे चप्पल पहले बना लेते थे, लेकिन उन्होंने मोची को तो बताया ही नहीं ये वाली बात, और फिर बताने की ज़रूरत भी क्या थी। मुलाकातियों को कौतूहल हुआ। जो मुलाकाती वहाँ पे खड़े थे अंग्रेज़ सरकार के, वो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बड़ी ही कौतूहल हुआ कि तब सारी बात गांधी जी ने समझाई। गांधी जी ने सबको बात बताई कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और मैं पैसे इनको दूंगा भी तो कैसे। ये सारी बातें जो भी उनकी परेशानी वाली बात थी वो सब उनको समझाए। इसलिए मैं इस मोची से मैं चप्पल बनाने की कला सीख रहा हूँ, यह मेरा गुरु है, मैं इसका चेला हूँ। वे सब चकित हो गए कि गांधी जी कितने महान व्यक्ति हैं। यहाँ सामने बैठा चप्पलों की मरम्मत सीख रहा पुरुष भारत का सर्वोच्चम नेता है। मतलब सबसे बड़ा नेता, भारत का सबसे बड़ा नेता क्या सीख रहा है? चप्पलों की मरम्मत करना सीख रहा है, चप्पलों को बनवाने की कला सीख रहा है, जो भारत का एक नंबर का सबसे बड़ा नेता है और विश्व का सबसे महापुरुष है। पूरे विश्व का महापुरुष, भारत का सबसे बड़ा नेता, वह क्या सीख रहा है? एक मोची से चप्पल बनाना सीख रहा है। वे लोग चकित हो गए। कितना सरल व्यक्तित्व है गांधी जी का और कितने विनम्र हैं, कितने नम्र हैं। एक मैले कुचैले अनपढ़ मोची को गुरु बना लिया है और कितने लगन से, कितने मन से, कितने ध्यान से चप्पल बनाना सीख रहे हैं। जैसी लगन से आध्यात्म विद्या का कोई नम्र साधक अपने गुरु से गूढ़ रहस्य का मर्म सीखता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी विद्या सीखने वाला साधक अपने गुरु से कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षा या विद्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो। उसी प्रकार से गांधी जी मोची से वह चप्पल बनाने की कला सीख रहे थे। जो मुलाकात करने आए थे उनका आश्चर्य और उनका कौतूहल और बढ़ने लगा। वह जो उनकी जानने की जो जिज्ञासा थी और बढ़ने लगी कि गांधी जी ने कहा, दक्षिण अफ्रीका में मैंने अपने जर्मन मित्र कैलनबैक से चप्पल बनाने की
कला सीखी थी। जो लोग मुलाकात करने आए थे उनको आश्चर्य को और बढ़ा दिया कि एक तो गांधी जी मोची से चप्पल बनाना सीख रहे हैं। वह विश्व का इतना बड़ा नेता है, वो विश्व का इतना बड़ा महापुरुष है, भारत का सबसे बड़ा नेता है। वह एक तो चप्पल बनाना सीख रहा है, वो भी किससे? मोची से, अनपढ़ गंवार से। और उससे आश्चर्य और हुआ कि वो बताए कि मैं दक्षिण अफ्रीका में मेरा एक जर्मन मित्र था कैलन से मैं चप्पल बनाने की कला पहले भी सीख चुका हूँ। तो अगर पहले सीख चुके हैं फिर मोची बनाने से क्यों सीख रहे थे, मोची से चप्पल बनाना? लेकिन यही है उनकी उदारता, यही है उनकी विनम्रता, यही है उनका व्यवहार, जो इतने सरल व्यवहार है उनका। अच्छा, उन लोगों ने कहा मैं काफ़ी अच्छी चप्पल बना लेता था। उसने कहा कि जब उन्होंने सिखाया था तब मैं बहुत अच्छा चप्पल बना लेता था। अपने हाथ की एक जोड़ी चप्पल मैंने जनरल स्टमस को भी भेंट की थी। जनरल स्टमस जो है वह गांधी जी के बड़े ही विपक्षी थे, बड़े ही विरोधी थे। अपने कट्टर राजनीतिक विरोधी को एक मुलाकाती ने प्रश्न किया। जो एक मुलाकात करने वाला व्यक्ति आया था उसने कहा कि जो जनरल स्टमस हैं वे तो आपके बड़े कट्टर विरोधी हैं, आपके बहुत बड़े दुश्मन थे। मैं तो जनरल को अपना मित्र मानता था। गांधी जी ने कहा कि मैं जनरल को अपना मित्र मानता था, कोई शत्रु नहीं है इस संसार में, सभी मेरे मित्र हैं। हाँ, वही मुझे अपना शत्रु मानते थे। सत्याग्रही का कोई शत्रु नहीं होता है। जनरल जरूर मुझे अपना कट्टर दुश्मन मानते थे, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जनरल ने जो मेरे चप्पल जो उन्होंने बनाया था वह अपने कीमती उपहारों के स्थान पर उसको जगह दिया था। अर्थात जब गांधी जी अपने जर्मन मित्र से चप्पल बनाने की कला सीखी तो उसके बाद उन्होंने एक जोड़ी चप्पल बनाया और उस चप्पल को उन्होंने किसको दिया? वह चप्पल जोड़ी जो है वो जनरल स्टमस को भेंट की। और जनरल स्टमस जो थे वो गांधी जी के कट्टर विरोधी थे, वह उनके बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन जनरल जो थे वो उनके बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन आप यह जानकर के आश्चर्यजनक हो जाएंगे कि जब चप्पल बना करके गांधी जी ने जनरल को दिया तो जनरल जानते हो उस चप्पल को कहाँ रखे? जहाँ पे वो बहुत कीमती कीमती सामान अपना रखते थे, उन्हीं कीमती सामानों के बीच में उस चप्पल को उन्होंने रखा और कभी अपने पैरों में नहीं डाला। यह तो आपकी अहिंसा की विजय कही जाएगी। यह क्या है? आपके अहिंसा की विजय कही जाएगी कि किसी को आप अपने बस में कैसे कर लेते हैं। अवश्य सत्याग्रह के अंत में जनरल स्टमस मेरे मित्र बन गए और जब सत्याग्रह समाप्त होने वाला था तो जनरल जो थे वो बहुत अच्छे इनके मित्र बन गए थे। जब तक सत्याग्रह चल रहा था तब तक तो वो कट्टर दुश्मन ही थे और जब वो ख़त्म होने लगा था तो वो उनके अच्छे मित्र बन गए। इस तरह मुलाकातियों से गांधी जी की बातें भी चलती रहीं और साथ साथ में गांधी जी मोची से चप्पल बनाने की कला भी सीखते रहे। अर्थात एक साथ दो काम हुआ कि जो मुलाकात करने आए थे उनसे भी गांधी जी की बातें होती रही, उनका भी इंटरटेनमेंट होता रहा और साथ में मोची से वो चप्पल भी बनाना सीख रहे थे। तो इस तरह से उनका दो काम हो रहा था। मुलाकात का समय पूरा हो गया, मुलाकाती विदा हो गए। जो लोग मुलाकात करने आए थे, जो लोग उनसे मिलने आए थे वह चले गए। चप्पलों की मरम्मत भी हो गई और जो लोग मुलाकात करने आए थे वो लोग भी चले गए। तो इसलिए मोची गुरु का उपकार मानकर महात्मा ने उसे विदा किया और जब चप्पल पूरी हो गई बन करके तो मोची को उन्होंने धन्यवाद दिया और उनका उपकार माना और महात्मा ने उनको कहा कि अब तुम जा सकते हो। महात्मा के मुख पर कोई अनोखी आफा फैल गई। वह गांधी जी के चेहरे पर एक अलौकिक आभा थी। एक अलौकिक आभा का मतलब एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा सुकून था उनके चेहरे पर। मानो 8 आने बचाकर उन्होंने राष्ट्र की 8 लाख की दौलत बचा दी। उनको यह संतोष था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे किसी से उधार भी नहीं मांगना पड़ा और मेरा चप्पल भी बन गया और एक साथ दो काम हो गए। मैं इन मुलाकातियों से बात भी कर लिया और चप्पल बनाने वाला जो मोची था उसको भी मैंने गुरु बनाया और मेरे 8 आने भी बच गए। मनु गांधी मुक्त भाव से सारी घटना की मूक साक्षी थी। मतलब जो उनकी पोती थी मनु गांधी, वह इन सारी घटना की साक्षी माने गवाह थे कि गांधी जी ने कैसे 8 आने बचाने के लिए एक मोची अनपढ़ गंवार को
गुरु बनाया और खुद चेला बन करके क्या किया, चप्पलों की मरम्मत करना सीखा, जबकि उन्हें बहुत पहले से चप्पल बनाना आता था। तो गांधी जी कितने अच्छे थे, कितने सरल थे, कितने विनम्र थे, कितने सद्व्यवहार नेचर के थे, यह सब इस चैप्टर से पता चलता है।